So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज की क्लास की हमारी जो रहने वाली वो लास्ट पार्ट की रहने वाली है। आज की क्लास की वीडियो में हम जो हमारा लास्ट पार्ट बचा था इस चैप्टर का वो हम कवर करेंगे विद एनसीईआरटी नोट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमें इस टॉपिक मिलता है जो हमारा बचा था वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजर मैनेजमेंट। तो देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट मींस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड स्टेटस। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज जो होती है हमारी कंपनी के अंदर मैनेजर्स की अपनी ऑथोरिटी के थ्रू, अपनी रिलेटिव के थ्रू, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, तो उसको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिनोट किया गया है। जैसे कि हम इस पिरामिड के थ्रू समझ सकते हैं लाइक टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। अब देखिए इन सभी को ब्रीफ में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टॉप वाले को। तो टॉप की तरफ देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आखिर क्या क्या कार्य आते हैं और कौन से मैनेजर हमारे पास। सबसे पहले आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड इक्विपमेंट एंड द टीम। तो बेसिकली बता रखा है कि जितने बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं ना हमारी कंपनी के, सीईओ, सीओओ, मैनेजर्स, अदर मैनेजर्स, सब वो कहाँ पर आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है मैनेजमेंट डिसाइड करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो चीफ टास्क टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, फार्मिंग पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द स्ट्रेटेजीज। तो इनका काम सिर्फ यही होता है गोल्स बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को तैयार करना। जनरली ये मेन टास्क परफॉर्म करते हैं। जो ये परफॉर्म करते हैं, जो ये बनाते हैं, उसी के ऊपर अल्टीमेटली हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। तो चीफ टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई होप समझ में आया होगा आपके। अब देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आइए। कंसिस्ट ऑफ डिवीजन एंड डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरटेंडेंट्स एंड द ऑपरेशन मैनेजर एक्सेट्रा। यानी कि अब यहाँ से जो हमारे पास काम आया कि हमारी ये प्लानिंग है, हमें इस पे चलना है, अब आप इस पे काम करवाइए। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे काम का डिवीजन शुरू हो जाता है और डिपार्टमेंटलाइजेशन शुरू हो जाता है। यानी डिपार्टमेंट्स को काम डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे। जैसे कि मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होती है वो हमारी मेन टास्क परफॉर्म करती है। यानी कि जो उन्होंने बातें करी हैं, जो उन्होंने काम बनाया है, उसको काम में लाना इसका काम होता है। समझे? जैसे कि इन्होंने कोई प्लानिंग करी तो उस प्लानिंग पे अपने बिजनेस को रन करवाना कौन कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रही है। अब वो कैसे भी करे, चाहे वो काम का डिवीजन करे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करे, बट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमने प्लानिंग करी उस पर हमें अपना काम चाहिए। तो देखिए मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसके पास ये भी होना चाहिए कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज है, हमें कितनी रिसोर्सेज की नीड है। To implement policies to coordinate and all activity ensure the availability of necessary personnel assigned duties and responsibility to them। यानी कि इसका काम होता है सभी को ड्यूटीज असाइन करना, सारी रिसोर्सेज को देखना कि कितनी रिसोर्सेज है हमारे पास, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस पर हमें कैसे चलना है। तो ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब एक लेवल मैनेजमेंट बचा है यानी कि लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट। तो उसको हमारे पास आता है सबसे निचला स्तर यानी लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको हम सुपरवाइजरी लेवल ही बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फॉरमैन एंड सुपरवाइजर एक्सेट्रा। मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो मेन टास्क परफॉर्म करती है। यानी कि जो हमारे पास प्लानिंग आई है, जो स्ट्रेटेजी आई है, उसके ऊपर डिपार्टमेंटलाइजेशन करती है, डिवीजन करती है। अब देखिए जो डिवीजन करा है, डिवीजन जहाँ पे हमने करा, फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट को हमने काम दे दिया, अब वो डिपार्टमेंट भी वर्कर्स से काम करवाएगा। तो वो वर्कर्स से जब काम करवाएगा तभी अल्टीमेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग रन करना स्टार्ट होगी। तो बेसिकली बता रखा है कि मेन टास्क जो इंप्लीमेंट में लाता है वो लोअर लेवल आता है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ फॉरमैन एंड सुपरवाइजर एक्सेट्रा। मेन टास्क इज टू इंश्योर दैट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द policies as per the direction, bring workers grievance to the before management and maintain discipline among the workers। तो वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन भी मेंटेन कौन रखता है? हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट रखता है। देखिए अगर हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मकान बनवा रहे हैं, तो हम मकान बनवाने के लिए हम पहले अपने दिमाग में स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेंगे कि भाई हम ऐसे मकान बनवा रहे हैं, इतने गज का मकान है हमारा। फिर हम क्या करेंगे, ठेकेदार को यानी कि जो मकान बनाने वाले होते हैं हम उनसे कह देंगे कि भाई पैसे दे देंगे उनको कि अब आपको मकान
ये बनाना है। अब देखिए ठेकेदार कभी मकान नहीं बनाता, वो वर्कर्स से काम करवाता है। तो बेसिकली जो मजदूर लगेंगे अल्टीमेटली वो हमारा मकान बनाएंगे, ना ही ठेकेदार। बट हम जो भी सवालात करेंगे, जो कुछ भी पूछेंगे, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, तो हम किससे बात करेंगे? ठेकेदार से। वर्कर से कोई बात नहीं करता। तो बेसिकली लोवेस्ट लेवल जो मैनेजमेंट है वहाँ तक तो हमारा मैनेजरियल एक्टिविटी है। अदरवाइज जो वर्कर्स आते हैं वो नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास हमारा फलों का कारोबार है, तो फलों की गाड़ी आई तो वो अनलोड करवाना है ट्रक, तो वो मैनेजर फंक्शंस में नहीं आएंगे जो वर्कर्स अनलोड करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी कोई प्लानिंग आई, वो यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ से इसने क्या करा, कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दी, लाइक दिस। ये डिवाइड हो गई हमारी डिपार्टमेंट्स में, लाएगी सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट जो कि फाइनेंस वगैरह देखता है। अब ये करेगा अपने वर्कर्स को डिवाइड कर देगा, ये वर्कर्स, तो ये वर्कर्स डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चलता है। बट अगर हम देखें तो अल्टीमेटली जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट काम बता रही है हम उस पर चल रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो अदरवाइज वर्कर कर रहे हैं। यानी कि मेन जो काम परफॉर्म करते हैं वर्कर्स ही करते हैं, चाहे उनसे कोई भी वो काम करवाए। तो बेसिकली ये थे हमारे सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमने सब पढ़ लिए हैं ब्रीफ में विथ एनसीईआरटी नोट्स। आई होप आपकी सभी चीज़ें समझ में आती हुई आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अभी हमने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि अपने गोल को अचीव करने का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आखिर फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास प्लानिंग। देखिए ये जितने भी फंक्शंस हैं इनके लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक चैप्टर्स बने हुए हैं हमारी बिजनेस स्टडी के अंदर। जब आप प्लानिंग के फंक्शन यानी प्लानिंग के चैप्टर के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आप कई सारी चीज़ें देखोगे, इसके फीचर्स देखोगे, इसके इंपॉर्टेंस देखोगे, इसके नहीं सभी के। तो प्लानिंग के अगर हम देखेंगे तो प्लानिंग के फीचर्स में आएगा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक पर्पस। प्लानिंग जो की जाती है वो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ से बचने के लिए की जाती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो हम वेस्टफुल एक्टिविटी करने वाले हैं उनसे हम बच सकें। तो प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक पर्पस होता है, जो होने नहीं वाला, जो हुआ नहीं है अभी तक, वो हमने सोच रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी सेल्स हुई नहीं है बट हम सोच रहे हैं कि हम इस साल इतनी सेल्स कर देंगे, और इतनी सेल्स करने के लिए हमें कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो देखिए प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू and who is going to do it. It bridges the gap between where we are and where we want to reach. आई होप आपके समझ में आया होगा। बेसिकली प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम एडवांस में सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। तो ये होते हैं हमारे प्लानिंग के फंक्शंस। आई होप आपके समझ में आए होंगे। अब देखिए सेकंड आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। Organizing means deciding the framework of working, how many units and sub-units we needed, how many past work are needed, how to distribute the authority and responsibility. देखिए कोई भी अगर हम काम परफॉर्म करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स का एनुअल फंक्शन हो रहे हैं, तो एनुअल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल सर अदर सारे टीचर्स को काम पे लगा देते हैं कि आप ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए। तो जो वो काम पे लगा रहे हैं, काम बता रहे हैं अदर टीचर्स को, तो वही तो ऑर्गेनाइजिंग है। यानी कि जो हमने प्लानिंग करी है उसको ऑर्गेनाइज कर देना कि आखिर हमें कितने डिपार्टमेंट्स की नीड है, आखिर हमें कितने लोगों की नीड है, आखिर हमें क्या क्या रिसोर्सेज की नीड है। तो यानी कि फ्रेम वर्क करना, एक स्ट्रक्चर वर्क करना अपने ऑर्गेनाइजिंग का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसी को ऑर्गेनाइजिंग बोला जाए। स्टाफिंग जो होता है वो क्या रेफर करता है? रिक्रूटमेंट को रेफर करता है, यानी कि भर्ती को रेफर करता है कि आखिर हमें कितने लोगों की भर्ती है, और भर्ती करना स्टार्ट कर देते हैं विद इंटरव्यूज। तो ये थे हमारे कुछ 3 फंक्शन। और फंक्शंस की तरफ अब हमें मिलते हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखिए डायरेक्टिंग इट रेफर टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। बेसिकली जब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है तो उसको डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, वो डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। अब देखिए लास्ट फंक्शन आता है हमारे पास कंट्रोलिंग का, दैट आर मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये मेन फंक्शन आखिर क्यों कहा गया है? यानी कि हमने प्लानिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, स्टाफिंग कर दी। अब ये सब हमने कर तो दी, बट वो काम हो भी रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी देखने के लिए कोई ना कोई पर्सन होना ज़रूरी है, वरना हम एंड मौके पे अपने हाथ में कुछ भी नहीं पाएंगे। तो बेसिकली कंट्रोलिंग एक मेन फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए। कंट्रोलिंग इज़ द मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये मॉनिटर करता है सारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हमारा जो वर्क हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो हमने प्लानिंग करी है उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट जो चल रहा है उसके मुताबिक क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी
फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है, यानी कि कोई बीच में हमारे पास कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ इंप्लीमेंट करने हैं, छोटे मोटे इंप्लीमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग का फंक्शन ये था और ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन का पार्ट। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, देखिए इसको समझते हैं। द कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज एंड द ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Lack of coordination result in overlapping, duplication, delays and chaos. It is concerned with all the three levels of management are looked at together. They become a group, and as in the case of every groups, they also require coordination among themselves. So it is not a separate function of management, rather it is the essence of management. देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है जनरली बीच में एक से ज़्यादा लोगों को, यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट हो, यहाँ एक डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, यानी आपस में तालमेल होना। ऐसा नहीं होना कि एक दूसरे की अहमियत कोई ना समझे, एक दूसरे की ज़रूरत कोई ना समझे हम। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी मैनेजमेंट को एक यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। अदरवाइज़ हम अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं किसी भी काम के अंदर तो हमारे उसमें ओवरलैपिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सामने वाला करे ही ना, यानी सिंगल पर्सन वर्क नहीं है ये। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा वर्क है जो कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से होना चाहिए, तब जाके हमारी एक मेन कोऑर्डिनेशन बन पाती है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स समझ लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, दे रखी हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक ग्रुप एफर्ट्स के लिए होता है, यानी ग्रुप को एक साथ चलाने के लिए होता है। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एकता में एक्शन लेने की, यानी फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप को एक्शन लेने में हेल्प करता है अगर हम सब में कोऑर्डिनेशन है तो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई फैसला लिया है वो मेरे ग्रुप को ही पसंद नहीं है तो वो मैं कैसे असाइन कर पाऊंगा या फिर कैसे मैं कम्युनिकेट करूंगा, तो यही बता रखा है। थर्ड आता है कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस, ये चलता रहता है हमारा। और फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बिजनेस के अंदर ही यूज़ हो गए। एंड देन 5 इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की। और लास्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको लग रहा हो कि मैंने इनकी डेफिनेशन सर ने क्यों नहीं लिखवाई, तो देखिए ये जो सारे मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना, इनकी डेफिनेशन लिखनी है आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर और लिखकर मुझे चेक करानी है। और आप मुझे चेक करवा सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे पे, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सब चीज़ें हमने लिखवाई हैं एनसीईआरटी नोट के साथ। तो आप कितना लिख पा रहे हैं देख कर, बिना देखे, और साथ ही अपनी लैंग्वेज में आप कितनी चीज़ें बना पा रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जब आप इनके पॉइंट्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे ना लिखकर, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझ में कहाँ पर कमी है। और अगर आपको मुझे वो चेक कराना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो भेज ही सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली आपकी सारी गलती बता दूंगा अगर होंगी तो। सो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन का पार्ट। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है विद एनसीईआरटी नोट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपकी सभी चीज़ें समझ में आती हुई आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।